हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से आरटी 2009 से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग आरटी 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विभिन्न तरह के जो शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं होती है उसमें निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न आता है। और इस वीडियो को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहें तो इसका जो ऑफिशियल PDF है वो हम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरटी 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये आया तो क्यों आया, क्यों ज़रूरी था ये लाना? इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सभी इंसान को शिक्षा ज़रूरी है। यानी अगर वो किसी भी तबके में आता, हो सकता बहुत गरीब हो, पढ़ नहीं सके या लिख नहीं सके, तो बहुत ज़रूरी है एक मानव के हिसाब से, एक मानवतावादी दृष्टिकोण से सोचिएगा तो यही समझ में आएगा कि नहीं गरीब है चाहे कुछ भी है उसको शिक्षा जरूर रूप से मिलना चाहिए। इसी दृष्टिकोण को सोचते हुए एक डेट है, वो डेट आपको याद होना चाहिए 12 दिसंबर 2002। याद कैसे करेंगे? 12 दिसंबर 2002 को 12 दिसंबर यानी 12/12/2012 तो याद हो जाएगा आपको। उसमें से 10 साल घटा दीजिएगा को 12/12/2002 अब याद हो जाएगा को 12/12/2002 को एक संशोधन किया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट संशोधन किया गया। और ये जो संशोधन होगा कौवां संशोधन होगा, 86वां संशोधन होगा, 86वां संशोधन होगा, जिसके जरिए जिसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी सभी को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया। यानी सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, इस दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया और एक आर्टिकल के अंदर रखा गया है, एक आर्टिकल के तहत रखा गया है, यानी एक अनुच्छेद के तहत रखा गया है। बहुत बार पूछा गया है वो अनुच्छेद क्या है, तो 21A है, अनुच्छेद 21A। इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है जो रेड कलर में है उसे याद कर लीजिए। डेट हमने याद करा दिया 12 दिसंबर 2002। कौन संशोधन है याद कर लीजिए, 86 याद हो गया। और किसको? कुछ शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा से संबंधित आप टीचर बनेंगे, किससे संबंधित हो जाए? शिक्षा से। किस में रखा गया? मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। और ये संशोधन जो किया गया वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, मतलब कौन से आर्टिकल में किया गया? तो वो है अनुच्छेद 21A, शिक्षा 21A याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A। और ये जो हुआ है यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, यानी भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का कौवां देश बना। इससे पहले कितने देश कर चुके हैं? तो 134 देश। ये भारत जो है 135वां देश है। देखिए कितना देरी से ये लेके आए हैं, पहले सोचते तो कितना आगे हम रहते। को ये 135वां देश है। क्लियर हो गया? याद रखिए 135वां देश, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21A, शिक्षा, 86 संशोधन, 86वां संशोधन और 12 दिसंबर 2002। आगे बढ़ते हैं। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। अंग्रेजी में देखें तो इसके लिए लिखा गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RT एक्ट। यानी सभी के लिए क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क मतलब फ्री, अनिवार्य मीन्स जरूरी, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, यानी सभी को निःशुल्क और फ्री में अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। कितने साल के बच्चों के लिए? याद रखिएगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तक यही समझा आपने। एक संशोधन किया गया 86वां, 12 दिसंबर 2002 को 135वां देश बना, मौलिक अधिकार में शिक्षा को डाला गया। एक आर्टिकल की बात कहा गया है जो 21A है, यही आपने समझा। और इसके तहत क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के बारे में कहा गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया, ये समझा आपने। अब ये बना कब? RT एक्ट जो बना ये कब बना? तो याद रखिएगा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन गया।
26 अगस्त 2009 कैसे याद करेंगे? याद रखिएगा 26 जनवरी तो आपको याद रहता है, तो 26 जनवरी याद रहता है और 15 अगस्त भी आपको ऐसे ही याद रहता है। को अगस्त का महीना लीजिए और 26 जनवरी वाला 26 ले लीजिए। 26 अगस्त 2009 जो आरटी 2009 की बात करते हैं वो वर्ष ले लीजिए 2009 को। 26 अगस्त 2009 मुझे लग रहा है कि याद हो गया कब बना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कब लागू हुआ, कब बना, ये बाद में लागू कब हुआ ये पूछा जाता है। तो इसके लिए एक डेट है, वो डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 और जम्मू कश्मीर को छोड़ के उस समय लागू हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता। कभी पूछा जा सकता है कि किस राज्य मतलब किसको छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अभी तो सब जगह ठीक है, क्योंकि जो भी वहाँ पे लागू था वो सारी चीज़ ख़त्म हो गए, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये फ़िलहाल याद रखिएगा उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ के कब ये लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। एक और बात का जिक्र होता है वो समावर्ती सूची का। देखिए सूची, समावर्ती सूची मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का अधिकार। तो सूची आप देख लीजिएगा कौन कौन सा होता है, राज्य वाला होता है, संघ वाला होता है, ये सारी चीज़ आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, वो अलग है। 1976 में, अब ये डेट आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि कब। 1976 को संविधान में एक संशोधन हुआ, वो संशोधन था 42वां। इसके तहत शिक्षा को समावर्ती सूची में शामिल किया गया। समावर्ती सूची में शामिल किया गया। समावर्ती सूची में शामिल किया जाएगा। पहले राज्य सरकार के अंतर्गत आता था, वो देखता था। अब समावर्ती सूची में को केंद्र भी देखेगा, राज्य भी देखेगा, ये सारे लोग देखेंगे। तो क्या होगा, शिक्षा का विकास होगा। तो ये कब हुआ था, 42वें संशोधन में हुआ था। लागू कब हुआ ये हमने बता दिया, याद नहीं हमने करवाया कि कैसे याद होगा। 1 अप्रैल 2010 याद रखिएगा। कोई भी कार्य जब स्टार्ट होता है को 2010 ही से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे में कोई अभी बहाली स्टार्ट हो रहा है, शिक्षक बहाली, तो हम हमेशा कहते हैं कि 1 अप्रैल के बाद ना बनवा लीजिएगा, 1 अप्रैल से आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा। जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई है, नॉन क्रीमी लेयर वाला जो आप बनवाते हैं, ये सारी चीज़ जो फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड होता है वो बनवा लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। हमेशा ये कहते हैं 1 अप्रैल हम चिल्लाते रहते हैं, अप्रैल के बाद आपको बताना शुरू कर देते हैं। बनवा लीजिए, क्योंकि इसका वैलिडिटी जो होता है 1 साल के लिए होता है, और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है वो चीज़ लिखा हुआ होता है। ईडब्ल्यूएस वगैरह बनाइएगा तो उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा वो। तो मान लीजिए अभी जो बन रहा होगा वो 23-24 के लिए होगा। उसी तरीके से प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग होता है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये स्टार्ट कब से होता है, तो बाबू 1 अप्रैल से, यानी मार्च तक वो सारा चीज़ क्लोजिंग वगैरह हो जाता है। बैंक वगैरह में देखिएगा तो लास्ट में जब आ जाएगा मार्च में, अरे पैसा मत निकालिए, क्लोजिंग चल रहा है, मार्च का महीना क्लोजिंग चल रहा है, पैसा मत निकालिए, कुछ दिन रहने दीजिए, बोले इसके बाद निकाल लीजिएगा, सारा चीज़ दिखाना होता है। तो ये सारे चीज़ होते हैं, को याद रखिएगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 2009 की जिक्र हो रहा था, 2009 का जिक्र हो रहा है, आरटी 2009 का, तो जाहिर सी बात है उसके अगले साल ना आएगा 2010। तो याद रखिएगा लागू कब हुआ, 2010 में 1 अप्रैल से। क्लियर तरीके से आपको याद हो गया होगा, कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा मुझे लगता। क्यों, इसका क्या उद्देश्य था आरटी एक्ट 2009 का, को शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। इसके साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के लिए तो जिक्र है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए, लेकिन नोट में याद रखिएगा दिव्यांग बालकों के लिए कितने वर्ष की आयु निश्चित की है, 6 से 18। 6 से 14 किसके लिए, तो 6 से 14 उन बच्चों के लिए जो सामान्य रूप से हैं, चाहे वंचित वर्ग से हैं, कोई मतलब ये है, लेकिन दिव्यांग के लिए 6 से 18। अब 6 से 18 कैसे याद करेंगे सर, कैसे? 6 से 14 रहता है, दिव्यांग वाला आ जाता है, हम घबरा जाते हैं, 6 से 14 मार देते हैं, दिव्यांग वाला कैसे याद करें? तो आप जानते हैं कि जब शिक्षक बहाली छठा चरण का चल रहा था तो कोर्ट केस दिव्यांग के तरफ से कर दिया गया। उन्हें कितने % का आरक्षण बाबू मिला, को आपको ये सर 4% के लिए तो लड़ रहे थे, 4% मिला है, तो वही 4 जोड़ दीजिए, 14 के बाद 15 होता, 16 होता, 17 होता, 18। मुझे लग रहा है कि याद हो गया, दिव्यांग फाइट कर रहे थे, कुछ 6 से 18 उन्हें मिल गया। ये याद करने का तरीका है, कुछ स्पेशल जोड़ के मत सोच लीजिएगा। चलिए, इसमें देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा हमने लिखा है जो परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये किसकी वकालत करता है, कोई ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा क्या है, तो सभी को एक स्कूल में पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा तो उसको भगा दे, ये कर दे, नहीं, सभी को एक स्कूल में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो भी उस स्कूल में पढ़ाना है। तो समावेशी शिक्षा यानी स से समावेशी, स से सभी को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार
किस पर आधारित है? आधारित है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। पहले ही बताया कि मानवता के अनुसार देखिएगा तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे आधारित है। क्लियर हो गया। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु पूरा करते हो सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। एक और पॉइंट हमने जोड़ दिया है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है 6 से 18, ये पूछ देता है, इसी से कोरिलेटेड करके पूछ देता है, तो याद रखिएगा उनका क्या है 6 से 18 के लिए। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पहले चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका नामांकन वाला धारा 4 है। धारा कितना है? 4 है। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक जो इम्पोर्टेंट है। किस कक्षा के लिए ये लागू है? तो ये कक्षा है 1 से 8 वर्ग के लिए। किसके लिए? 1 से 8 वर्ग के लिए। अध्याय कितने हैं, यानी चैप्टर इसमें कितने हैं? अध्याय 7 हैं। कितने हैं बाबू? का अध्याय 7 है। देखिए कैसे याद करेंगे। 100 से समावेशी, 100 से क्या होता है? समावेशी, और 100 से 7 होता है। 100 से समावेशी, 100 से 7 याद रहेगा। 100 से समावेशी यानी सभी के लिए, 100 से समावेशी, 100 से सभी, 100 से 7। तो ये अध्याय और चैप्टर कितने? 7 हैं। अगर धारा की बात की जाए कितने धाराएं हैं इसमें, तो इसमें 38 धाराएं हैं। कितने धाराएं बाबू? 38 धाराएं। 7 चैप्टर, 38 धाराएं। 12 घटा दीजिए 50 में से आ जाएगा, ठीक है। 12 घटा दीजिए 50 में से आ जाएगा। चलिए इसमें आगे पढ़ा जाए। दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक के लिए RPWD एक्ट के तहत। सामान्य बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की जाए 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 21A भी याद रखिएगा, किसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कहा जाता है? अनुच्छेद 21A के तहत। माता पिता का कर्तव्य, यानी 1 से 8 में बच्चों के नामांकन की बात कहा जाता है। 1 से 8 में बच्चों के नामांकन के लिए ये किसके कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो ये माता पिता के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और किस आर्टिकल में इसका जिक्र है? किस आर्टिकल में कहा गया? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A के में, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A के में। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है, ये जो नामांकन वाला बात है माता पिता के कर्तव्य वाला, किस धारा में कहा गया है? कि ये धारा 3 है। 3 में नामांकन, 3 में नामांकन की बात। उम्र के अनुसार एकरूपता के लिए नामांकन का अगर जिक्र है वो है धारा 4 में। वो किस में है? धारा 4 में। ये आपको आगे हम याद करवा देंगे, एक एक धारा हम पढ़ाएंगे तब। ECCE के बारे में जिक्र है। ECCE के बारे में किसमें जिक्र है? ये ECCE का क्या है? तो जैसे जो 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की जो मुफ्त में अनिवार्य रूप से शिक्षा दे रहे हैं, तो उससे पहले भी तो उनकी कुछ पढ़ाई हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता कि इसके लिए आंगनबाड़ी वगैरह का व्यवस्था होता है। तो इसके लिए ECCE के बारे में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। थोड़ा सा कुछ लाइनें हमने लिख दिया, पढ़ लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ से आना चाहिए। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। इस अनुच्छेद के तहत राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। भारत में 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, E फॉर अर्ली, C फॉर चाइल्डहुड, C फॉर आपका केयर एंड E फॉर एजुकेशन पॉलिसी का प्रावधान मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवा ICDC कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी बच्चा 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा। ये किस धारा में कहा गया है? क्यों इसका जिक्र हमने किया है? क्योंकि इसमें कुछ संशोधन भी हुआ है। तो धारा 16 में इसका जिक्र है, कोई फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस नोट डेंटेशन के पॉलिसी में कुछ संशोधन भी हुआ। 2019 में कुछ संशोधन। क्या संशोधन हुआ? तो 5वीं से 8वीं, अब यहाँ 5वीं और 8वीं के बारे में जिक्र है। तो एक चीज़ और बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा होता है, प्रारंभिक शिक्षा को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है अपर प्राइमरी। प्राइमरी को 1 to 5 और अपर प्राइमरी को 6 से 8 कहते हैं हम लोग, ठीक है।
तो पहला जो समाप्त होगा वो कक्षा 5 में समाप्त होगा, दूसरा जो समाप्त होगा कक्षा 8 में समाप्त होगा। और बिहार में भी पहले देखा होगा आपने कि 5वां बोर्ड आपने देखा होगा, 8वां बोर्ड आपने देखा होगा। वैसे आगे जब हम ये पढ़ेंगे, पूरा धारा पढ़ेंगे, तो उसमें ये ज़िक्र है कि कोई भी बोर्ड की अनिवार्यता नहीं होगी, यानी अनिवार्य रूप से आप बोर्ड 5वां 8वां में नहीं देखेंगे। वो पहले एक बार आया था कि 5वां बोर्ड कर दिया गया था, आपने दिया भी होगा शायद, 8वां बोर्ड हो गया था। उसी तरीके से ये 5वां और 8वां करके जिक्र किया गया। अब देखिए, पहले था कि कोई भी बच्चा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा, इसलिए ये था कि ताकि बच्चे डरे नहीं, आराम से। लेकिन कुछ इसका गलत प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद क्या किया गया, संशोधन किया गया 2019 में। 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा लिया जाएगा। इसमें अगर कोई बच्चा पास हो जाता है तो ठीक है, माने पास होता है तो ठीक है। अगर पास नहीं होता है तो 2 महीने का समय दिया जाएगा, जो भी उसको चाहिए सुविधा वगैरह पढ़ाना वढ़ाना वो किया जाएगा। फिर भी वो पास नहीं होता है, को राज्य सरकार निर्णय लेगी, यानी राज्य सरकार को ये दे दिया गया कि वो निर्णय लेगी, इसे रोकना है या अगले कक्षा में प्रमोट कर देना है। अन्य जो महत्वपूर्ण धारा है उसमें देखा जाए तो धारा 6 के बारे में जिक्र है। धारा 6 जो है 1 से 5, 6 से 8 के बारे में जिक्र है। 1 से 5 कितने किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और 6 से 8 कितने किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अगर बात किया जाए 1 से 5 के बारे में, को 1 से स्टार्ट हो रहा है, कक्षा 1 से स्टार्ट हो रहा है, को कक्षा 1 का बच्चा जो होता है छोटा होता है, को 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, कक्षा 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 किलोमीटर। और कक्षा 6, 7, 8 कितना साल पढ़ना है, कि 6, 7, 8 3 साल पढ़ना है, इसलिए ये 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय जो हो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और ये जो धारा भी है वो धारा 6 है। इस तरीके से आपको रिलेटेड करके आराम से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, धारा 12। धारा 12 यानी फ्री कोटा। निजी विद्यालय में 25% EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वगैरह हैं उनके लिए 25% की छूट की बात कहा गया है। धारा 13 में माता पिता या बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह नहीं होगा, इसके बारे में कहा गया। नामांकन वगैरह के लिए जो टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता, ये सारी चीज़ उसके बारे में कहा गया है धारा 13 में। धारा 17 100 से 17 और 100 से शारीरिक मानसिक दंड नहीं, 100 से शारीरिक मानसिक दंड नहीं की बात कहा गया है धारा 17 में। धारा 18 प्राइवेट स्कूल का मान्यता होना चाहिए, याद रखिएगा, धारा 18 में प्राइवेट स्कूल का मान्यता होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझिए कि दिक्कत है। धारा 21 में यह व्यवस्था की विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC की व्यवस्था की गई है धारा 21 में। इस समिति में 75% 3/4 सदस्य माता पिता एवं अभिभावक होंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 50% यानी 1/2 महिलाएं सुनिश्चित होंगी तथा इसके अध्यक्ष माता पिता होंगे। धारा 27 में शिक्षकों का अन्य कार्य में लगाना, यानी अन्य कार्य क्या क्या कर सकते हैं, तो जनगणना होगा, आपदा राहत कार्य होगा, जो अभी आपने देखा भी होगा जनगणना 10 वर्ष में होता है उसमें, या आपदा राहत कार्य जो होता है, आपदा राहत कार्य होता है, इसमें डायरेक्ट लिखा भी गया है 10 वर्ष में जो जनगणना होता है वो आपदा राहत कार्य, यानी किसी तरह का आपदा पड़ जाए उसमें राहत कार्य के लिए, जो चुनाव होता है उसके लिए, चुनाव संबंधी कार्य के लिए ये कार्य में लग सकते हैं। धारा 28 में जो टीचर हैं, जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं, निजी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएं, निजी ट्यूशन पर रोक है, नहीं पढ़ाना है, ये 28 में कहा गया। 29 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 में यह व्यवस्था है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, गतिविधि एवं समग्र विकास पर केंद्रीय शिक्षक प्रदान की जाएगी, प्रत्येक विद्यालय पर एक लाइब्रेरी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसके बारे में जिक्र। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और एक अनुसूची भी है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं। प्रधानाध्यापक में यहाँ से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था, तो इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें 2 धारा का जिक्र है, धारा 19 और धारा 25 के बारे में। धारा 19 क्या है, तो धारा 19 जो है उसमें कहा गया है विद्यालय के मानक के रूप में, मानक कैसा होना चाहिए, क्या क्या विद्यालय होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, विद्यालय के मानक के बारे में धारा 19 में कहा गया। धारा 25 के बारे में कहा गया है, तो धारा 25 जो है छात्र शिक्षक के अनुपात के बारे में कहा गया। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले पॉइंट 1 में शिक्षकों की अनुपात यानी शिक्षकों की संख्या कितनी होना चाहिए इसके बारे में कहा गया। अगर 1 से 5 की बात करें तो एक रेशियो लेके चला जाता है। रेशियो क्या है, को 30 अगर छात्र रहेंगे तो 1 शिक्षक, तो यही रेशियो लेके चलते हैं। अब मान लीजिए कि 60, यहाँ स्टार्टिंग किससे किया गया, 60 पे, 60 पे बाबू कितना शिक्षक, तो आप कहिएगा 2। 60 के बाद होता है, 60 के बाद 30 और जोड़ दीजिए 90, 90 पे कितना शिक्षक, तो आप कहिएगा सर 3। 90 के बाद कितना हो जाएगा, 30 और जोड़ दीजिए 120, 120 पे 4, 120 में 30 जोड़ दीजिए 150, 150 में कितने शिक्षक,
तो 150 में हो जाएंगे 5। अब देखिए 150 में हो गए 5। अब 150 से अधिक बालक होते हैं, 150 से अधिक बालक होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक उनको प्रधान अध्यापक मिल जाएंगे। 5 शिक्षक 150 से अधिक होंगे तो क्या हो जाएंगे, एक प्रधान शिक्षक मिल जाएंगे और 5 शिक्षक रहेंगे। याद रखिएगा कितने एक क्या मिल जाएंगे, 150 से अधिक होते हैं तो एक प्रधानाध्यापक की व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद 200 से अधिक बालक हो जाते हैं तो ये रेशियो कितना चल जाएगा, 200 से अधिक होते हैं, यही रेशियो चला जाएगा 40 बच्चों पे एक शिक्षक। इससे अधिक नहीं होना चाहिए रेशियो, 40 बच्चों पे एक शिक्षक अगर 200 से अधिक हो जाते हैं। और ये किसको हटा के, प्रधानाध्यापक शिक्षक को छोड़ के ये काउंटिंग करना है, 40 पे एक शिक्षक। अब हम बात कर लेते हैं 6 से 8 को। 6 से 8 में देखा जाए तो रेशियो के बारे में यही लिखा गया है, 35 बालकों पे एक शिक्षक, 35 बालकों पे एक शिक्षक होना चाहिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो, प्रत्येक के लिए कम से कम क्या हो, एक शिक्षक हो। तो गणित और विज्ञान के लिए एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के लिए एक शिक्षक और भाषा के लिए एक शिक्षक। प्रत्येक 35, याद रखिएगा 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक, इसका जिक्र है। तीसरा, जहां 100 से अधिक बालकों का प्रवेश दिया गया हो, जहां कितना हो, 100 से अधिक है, वहां पे क्या हो, एक पूर्णकालिक यानी पूर्ण रूप से रहे, क्योंकि यहाँ पे अंशकालिक भी लिखा गया इसलिए पूर्णकालिक पहले लिख दिया। पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक हो, क्या हो, प्रधान अध्यापक हो एक पूर्णकालिक। इसके अतिरिक्त से देखा जाए तो निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक हो, किसके लिए अंशकालिक, कला शिक्षक के लिए, कला शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए और कार्य शिक्षा के लिए, यह अंशकालिक हो। अब हम बात कर लेते हैं भवन के बारे में, किस तरह का भवन हो। सभी मौसम वाले भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम कितना, एक कक्षा, और एक कार्यालय, सह भंडार, सह अध्यापक, सह प्रधान अध्यापक कक्ष। ये क्या होगा, किस तरह का होगा, एक कक्षा, ये हो गया प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा। इसके अतिरिक्त एक सह कार्यालय, सह भंडार और सह प्रधान अध्यापक कक्ष, तो ये एक ये होना चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच, यानी किसी तरह का बाधा न पहुंचे, आराम से मुक्त पहुंचे। लड़का लड़कियों के लिए अलग अलग पृथक शौचालय, यानी अलग अलग शौचालय, लड़का का अलग शौचालय, लड़की का अलग। सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल, यानी पानी का भी व्यवस्था होना चाहिए। दोपहर अगर मिड डे मील वगैरह बनता हो, यानी जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, उसके लिए एक अलग से किचन यानी रसोई की व्यवस्था, खेल का मैदान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ होना चाहिए, वो क्या है, सीमा दीवार या बाढ़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्था, यानी सीमा दीवार बना दीजिए या बाढ़ बना दीजिए ताकि जो भी विद्यालय भवन है उसका व्यवस्था रहे, सुरक्षा रहे हो। इसके अतिरिक्त ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों और शिक्षण घंटों के न्यूनतम संख्या, अगर हम बात कर ले 1 से 5 में, 1 से 5 में अगर हम बात करें 6 से 8 में, दोनों का एक जगह लिख देते हैं। 1 से 5 में देखा जाए तो कितने कार्य दिवस होना चाहिए एक वर्ष में, 200 कार्य दिवस होना चाहिए। 6 से 8 में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं 220, ठीक है, ये 200। अगर घंटा की बात करें तो ये घंटा कितने होते हैं बाबू, 800, ये घंटा कितना हो जाएगा, 1000। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें एक और है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या कितना प्रति सप्ताह, कितने घंटे, तो याद रखिएगा 45, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 45 घंटे। और ये 45 घंटे जो हैं ये याद रखिएगा, तैयारी के भी इसमें घंटे हैं, 45 घंटे जो शिक्षण के घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं 45 घंटे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रधानाध्यापक वाला जो परीक्षा हुआ था वो यही पूछा गया था, पढ़ भी लीजिए। 45 घंटे शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं, ये न्यूनतम संख्या था। अध्यापन शिक्षण कर, तो ये देखा जाएगा प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षा उपलब्ध कराए जाएंगे, अलग है। पुस्तकालय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा
जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी। ये सारी चीज़ होना चाहिए। सातवां है खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा कर। तो इसमें देखा जाए प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट हमने बता दिया। अब चलिए जो 7 आपके अध्याय हैं, 38 जो आपकी धाराएं हैं, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, विस्तृत रूप से जानना होगा तो PDF पढ़ लीजिएगा। पहला अध्याय जो होगा वो प्रारंभिक होगा और इसमें पहला जो अध्याय होगा, पहला जो चैप्टर होगा, ये प्रारंभिक होगा यानी स्टार्टिंग होगा। इसमें 2 धाराएं होंगी, यानी पहले चैप्टर में 2 धाराएं। दोनों धाराएं में से पहला जो धारा होगा वो किसके बारे में होगा? नॉर्मली तरीके से परिचय दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा कि इसका संक्षिप्त नाम ये है, विस्तार ये है, प्रारंभ है, ये है, ये सारे के बारे में जानकारी होगा। दूसरा जो होगा वो आपका परिभाषाएं होगी, शब्दावली होगी। यानी इसमें क्या बताया जाएगा, जैसे में हमने कह दिया प्रारंभिक शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ, तो इसकी भी परिभाषा होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इस शब्द का अर्थ होना चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा और भी बहुत सारे शब्द हैं, उसके बारे में जानकारी होगा। तो इसके बारे में लिखा जाता है प्रारंभिक शिक्षा डैश दे के बताया जाएगा, हाँ ये 1 से 8 के तक के विद्यालयों के बारे में कहा जा रहा है, चाहिए कहा जा रहा है। तो इसके बारे में होता है। 2 धारा आपको ऐसे ही याद हो गया, अध्याय 1 का 2 धारा आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं अगला अध्याय पर। अध्याय जो 2 है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य का अधिकार के बारे में बताया जाता है। इसमें देखा जाए तो पहले तो हम अपने बारे में हमने धारा 1 और धारा 2 में बता दिया और ये अध्याय भी हमने समाप्त कर दिया। अब दूसरा अध्याय शुरू करेंगे तो सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण टारगेट क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट ये है कि इस धारा में यानी तीसरे धारा में हम क्या करें, बच्चों को बुलाएं। तो बच्चों को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे फ्री है, फ्री है, फ्री है। धारा 3 में क्या है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, आ जाओ, एडमिशन कराओ, पढ़ो, फ्री में पढ़ो, फ्री में पढ़ो, ये अनाउंस करेंगे। ये किसके अंतर्गत आता है? को फ्री 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 लिखता है ना, 3 बार लिखता है, को ये तीसरी धारा में। याद हो गया कंफर्म? को तीसरी धारा में 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब चलिए बच्चे आ गए। बच्चे आने के बाद हमने देखा कि किसी बच्चे का उम्र ज़्यादा है, किसी बच्चे का उम्र कम है। ये क्या हो गया, कैसे एडमिशन कराएं, क्या कराएं, क्या नहीं कराएं। अब लगे घबराने, तो इसके लिए भी नियम हम कहते हैं कि बना देते हैं। तो ये धारा 4 हो गया। धारा 4 में क्या है, अगर आपका उम्र ज़्यादा हो तो आपका उम्र देखेंगे, जिस लायक है उसमें एडमिशन कराएंगे। यानी बालकों की उम्र के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, वो आ गए, उम्र के हिसाब से आपका एडमिशन करा देंगे। अब बच्चे का एडमिशन हो गया। बच्चे का एडमिशन कराने के बाद कुछ बच्चे होते हैं ना, कहते हैं सर बड़ा दिक्कत है, पिताजी वहाँ चले गए हैं सर, अब हम यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे, पिताजी वहाँ नौकरी करेंगे, वहाँ मतलब खेती बाड़ी करेंगे, वहीं जाना होगा, यहाँ तो पानी सर बहुत आ गया, डूब गया, अब यहाँ हम लोग नहीं रह पाएंगे, तो हम जाएंगे तो सर कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? रोने लगा बच्चा। इसके लिए क्या गया, रुको, रोना नहीं। ये धारा आपका 4 है और धारा 4 में ये कहा गया है रोना नहीं, रोना नहीं। तुम हस्तांतरण करके जहाँ जाना चाहे वहाँ जाके पढ़ो, चिंता मत करो। क्या करो? चिंता मत करो, जहाँ जाके पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ो। ध्यान से समझिएगा, जहाँ जाके पढ़ना चाहो वहाँ जाके पढ़ो। हस्तांतरण प्रमाण पत्र हम तुमको तुरंत देते हैं, अन्य विद्यालय में हस्तांतरण का अधिकार है तुम्हें। तो ये किसमें कह दिए? 5वें वाले में कह दिए। अब हम 6ठे पे चलते हैं। अब कहा कि सर हम यहाँ से तो आपका जो TC चाहे जो भी दीजिएगा, हस्तांतरण प्रमाण पत्र ये तो लेके चल जाएंगे, लेकिन सर ये बताइए वहाँ स्कूल होगा कि नहीं, हम कैसे पढ़ पाएंगे? अब बच्चा रोने लगा। अब क्या है, इसके लिए चलिए ये जो अध्याय तो समाप्त कर दिए, अब नया अध्याय शुरू करते हैं। अरे इसके लिए काहे चिंता करता है, नया अध्याय हम तुम्हारे लिए लेके आते हैं। नया अध्याय में अब जाहिर सी बात है ये कौन सा होगा, नया अध्याय में धारा 6 होगा। धारा 6 में क्या कहेगा कि देखो बच्चा का ट्रांसफ़र हम कर दिए हैं, अब तुमको क्या करना है, 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल बनवाना है, विद्यालय बनवाना है। 6 से 8 है तो 3 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए, कहीं जाए छोड़ना नहीं है, हमको पढ़ाना है। तो 1 से 5 के लिए बाबू कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होगा। 6 से 8 के लिए कितना किलोमीटर के दायरे में होगा, 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। और ये कौन सी धारा होगी? 6 नंबर की धारा होगी, क्योंकि इसमें 6 से 8 का जिक्र है बाबू। 6 से 8 का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, 6 ही धारा में और 3 किलोमीटर के अंदर वाले में जिक्र मिलेगा। 1 से 5 और 6 से 8 दोनों का एक साथ जिक्र किस में है? धारा 6 में। हमें लगता है याद हो गया होगा। और ये अध्याय ये 3 है, इसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य के बारे में है। अब देखिए,
अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है टीसी ले लो, चल जाओ नए अध्याय में। नए अध्याय में नया कहानी तुम्हारा शुरुआत होगा और वो धारा होगा 6। और इस धारा में हमने बता दिया कि 1 किलोमीटर पे आपका क्या है, 1 किलोमीटर पे आपका विद्यालय है। 1 to 5 में एडमिशन करवा लो, अगर 6 से 8 में हो आप को 3 किलोमीटर के अंदर में तुमको स्कूल मिल जाएगा। अब इतने सारे स्कूल वगैरह आ गए, जाहिर सी बात है वित्तीय बोझ बढ़ गया। 100 से होता है ना कि सभी को साथ ले जाने वाला को 7 जो नंबर होता है ना, वो साथ जब सभी को ले जाइएगा, जाहिर सी बात है सभी को साथ लेके जाइएगा, को आप पे क्या पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा, व्यय आपको करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। को जो आपका धारा 7 है वो वित्तीय भार, वित्तीय खर्च के बारे में है। अभी तक के अनुसार मुझे जानकारी जहाँ तक है वो 60-40 है, केंद्र का 60 है और राज्य सरकार का 40 है। अगर ये चेंजिंग होगा तो ऑनलाइन चेक करके एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये 60 और 40 का रेशियो रखा गया है। को ये किस धारा में कहा गया, 7वें धारा में कहा गया। अब देखिए, अब हमने पैसा का व्यवस्था कर दिया। पैसा का व्यवस्था करने के बाद अब सभी को अपना अपना कर्तव्य निभाना है। भाई हम कह देते हैं, पहला कर्तव्य किसका, समुचित सरकार का है। दूसरा कर्तव्य किसका, स्थानीय प्राधिकार का है। और अगला जो कर्तव्य होगा वो माता पिता का है। माता पिता का कर्तव्य क्या हो सकता है, सभी को एडमिशन कराना, मतलब अपना। अब माता पिता का जिक्र भी जब आप चलिएगा शब्दावली वगैरह में, परिभाषा वगैरह में चलिएगा, माता पिता का मतलब कौन, सौतेला माता पिता, चाहे जो भी हो, जो भी उसका गार्जियन हो, उसको एडमिशन कराना है बच्चे का, ये याद रखिएगा। तो ये किस किस धारा में जाएगा, तो खर्च तो 7 में है। तो 7 के बाद हम क्या करेंगे, सबका कर्तव्य याद दिला देंगे। देखो हम पैसा दे दिए, सारा व्यवस्था पैसा का हो गया, अब तुम्हें सभी लोगों को अपना अपना कर्तव्य याद रखना होगा। कर्तव्य याद क्या किया, तो एक 7 के बाद आता है 8 नंबर में समुचित सरकार, 9 नंबर में स्थानीय प्राधिकार और 10 नंबर में हो जाएगा माता पिता के कर्तव्य, जो बच्चों के नामांकन से संबंधित होगा। इसके बाद एक और धारा आता है इसमें 11 नंबर का। इसमें क्या है, तो पहले से बच्चा अगर कुछ और पढ़ा लिखा रहता है तो और तेज़ी से विकास हो जाता है। 3 वर्ष से उसको पढ़ाते का दिमाग उसमें बहुत, मतलब जब बच्चा छोटा होता है बहुत तेज़ी से गेन करता है कोई भी चीज़ है, इसको इस समय से पढ़ाते का बहुत अच्छा रहता है। और इसके बारे में भी बताया है हमने, ECCE के बारे में बताया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एंड एजुकेशन के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। तो ये ECC जो है ये 3 से 6 वर्ष के उम्र में आंगनबाड़ी वगैरह केंद्र में विद्यालय की पूर्व शिक्षा का व्यवस्था आपको करना होगा। ये 11 नंबर में को ये इसमें यानी 3 वाले में सारा चीज़ हमने कर दिया कि पहले भी ये पढ़ाने वगैरह का व्यवस्था हमने कर दिया कि पहले से पढ़ के जाएगा, इसके बाद यहाँ पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, सारा चीज़ का वित्तीय भार वगैरह हो गया। अब आता है जिक्र करते हैं अध्याय 4। चलिए सारा व्यवस्था हम कर दिए, सब कुछ कर दिए, विद्यालय वगैरह खोल दिए। अब चलिए अब किसका किसका दायित्व आ जाएगा, किसका किसका उत्तरदायित्व आ जाएगा, तो सबसे पहले विद्यालय का, इसके अतिरिक्त शिक्षकों का दायित्व भी आ जाएगा। को विद्यालयों का अगर दायित्व देखें को ये धारा 12 से 4 तरीका 12 होता है ना, को 3 खत्म, चौथा पे है, चौथा किससे स्टार्ट होगा, 12 नंबर से, 4 तरीका 12, क्योंकि दोनों को गुणा कर रहे हैं। को धारा 12 में क्या है, को निजी विद्यालय जो होंगे उसमें 25% का आरक्षण वगैरह का प्रावधान होगा। ये जान लीजिए, पहले कुछ भी कीजिएगा 25% का ये होगा, आरक्षण होगा। अब धारा 13 क्या कहता है, धारा 13 कहता है कि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अब विद्यालय है, आपका विद्यालय है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वहाँ अनुवीक्षण करते हैं, यानी कोई भी प्रवेश परीक्षा, माता पिता इधर उधर का प्रवेश परीक्षा कराते हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाला बात है कि ये नहीं कराना है आपको, प्रवेश परीक्षा यानी अनुवीक्षण वगैरह नहीं कराना है, तथा किसी प्रकार का डोनेशन और कैपिटेशन फीस वगैरह नहीं लेने की बात कहा गया। अगर ऐसा करते हैं तो पहली बार में 25,000 दो, दूसरी बार में 50,000 दो, और तीसरी बार में तुम्हारा जो मान्यता है ना ख़त्म कर देंगे। समझा कि नहीं, उल्टा सीधा ज़्यादा काम मत करो, इसके बारे में जिक्र है। इसके बाद धारा 14, 12-13 तो हमने कह दिया कि प्रवेश परीक्षा वगैरह नहीं लेना, ये सारी चीज़ नहीं करना है। और जो 25% का छूट वगैरह का बात है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वगैरह उनके बारे में को धारा 12 जो छूट है वो, धारा 13 प्रवेश परीक्षा वगैरह नहीं लेने की बात, और धारा 14 हो सकता है कि कुछ कहें कि चलो तुम कह रहे 25% छूट की बात ना, और तुम कहते हो कि प्रवेश परीक्षा नहीं ले लेंगे। हम ऐसा करेंगे ना कि डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो ये सारी चीज़ मांगेंगे कि उसके पास बनेगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, मेरे पास उतना तेज़ तरह रही नहीं, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, कह दिए आप।
तो उसमें क्या होगा, कहा कि कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति रहेगा, ये धारा 14 कहता है, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब कहेगा कि ठीक है, अब डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, तो तुम्हारा एडमिशन हम नहीं लेंगे, हम इतने तारीख को लेते हैं एडमिशन, 30 सितंबर, यानी 15 दूना 30 होता है ना, कि धारा 15 कहता है 30 सितंबर को एडमिशन लेंगे। तो उन्होंने कहा कि वर्ष पर्यंत प्रवेश होगा, प्रवेश जो होगा वर्ष पर्यंत होगा, भले आप डेट रखिए 30 सितंबर का, 15 दूनी 30 सितंबर रखिए, लेकिन वर्ष पर्यंत आपका एडमिशन होगा। धारा 16 कहता है कि देखिए, बच्चा को एक ही क्लास में नहीं रखना है, ना फेल कर सकते हैं, फेल आप नहीं कर सकते, ना बाहर निकाल सकते, ना ही आप उसको फेल करेंगे, ना ही बाहर निकालेंगे। लेकिन 2019 में ये संशोधन किया गया। 2019 में क्या संशोधन किया गया, ये संशोधन किया गया कि राज्य सरकार के अंतर्गत ये आ गया, अगर वो फेल हो जाता है तो 2 महीने का टाइम दीजिए, जो भी उसको देना है वो सारी चीज़ ज्ञान वगैरह दे के फिर टेस्ट लीजिए, अगर नहीं पास होता है तो आपके ऊपर दायित्व है, उसी कक्षा में रखेंगे या आगे आगे बढ़ा देंगे, उसको अगले कक्षा में भेज देंगे। इसके बाद 16 हो गया। 16 के बाद 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 17 में शारीरिक मानसिक दंड नहीं देना है उसे, यानी ये नहीं करना है कि मुर्गा बन जाओ। क्या कर रहे हैं, मुर्गा मुर्गी तुरंत नहीं बनवाना है, कभी नहीं बनवाना है, ये भी याद रखें, मुर्गा मुर्गी नहीं बनवाना है। और किसी को घूरिएगा नहीं पड़ता है, आँख बड़ा बड़ा जो होता है ना, उतना बड़ा बड़ा करके नहीं देखना है। तो मुर्गा मुर्गी नहीं बनवाना है, मानसिक रूप से प्रयत्न भी नहीं करना है कि एकदम तिरछा करके लगे देखने, पड़ता नहीं है ऐसा कर, ये सब उसके साथ नहीं करना है। चलिए, धारा 18, विद्यालय की मान्यता जरूरी है, अगर ऐसा नहीं है तो 1 लाख का जुर्माना है, और प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। धारा 19 है, विद्यालय के मान और मानक 3 वर्ष पूरे कर लिए जाएं, यानी विद्यालय के जो मान और मानक जो 19 और 25 का जिक्र हम कर रहे थे, जो अभी पढ़े थे कि भवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो इस विद्यालय के मानक जो हो 3 वर्ष के अंदर पूरे कर लिए जाना चाहिए। इसके बाद धारा 20 है, केंद्र सरकार नए मानक बना सकती है तथा लोप भी कर सकती है। ये भी मत समझिए कि हम कुछ कर नहीं सकते, केंद्र सरकार नए मानक बना भी सकती है, लोप भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त धारा 21, 20 हो गया, 20 मतलब समझते हैं ना, 20 मतलब क्या, यानी हम ताकतवर हैं ये साबित करना, 20 हैं हम सबसे, यानी हम बना भी सकते हैं नियम और नियम ख़त्म भी कर सकते हैं, इसलिए हम 20 वाले नंबर पे हमने रखा है क्या, कि नए मानक बना भी सकती है और लोप भी कर सकती है। 21 में कहा गया है ये कि प्रबंध समिति का गठन, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जा सकता है, यानी एसएमसी का गठन किया जा सकता है। 22 में रखा गया, जाहिर सी बात है उसी से संबंधित होगा, यानी विद्यालय विकास योजना एसएमसी के द्वारा किया जा सकता है, इसके बारे में है। 23 है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा निबंधन शर्तें वगैरह के बारे में किसमें है, 23 में है। 24 में है, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करने के बारे में है 24। 25 जो है, जो अभी हमने पढ़ा था छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में, वो 25 में है। 26 में क्या है, को शिक्षकों की रिक्तियों भरा जाना जो 10% से अधिक रिक्त नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ये 26 में है कि 10% से अधिक रिक्त सीट नहीं होना चाहिए। 27 में क्या होना चाहिए, कुछ शिक्षक और कन से कार्य कर सकते हैं, कुछ 10 वर्षीय जो जनसंख्या जनगणना है वो कार्य, आपदा राहत कर्तव्यों या यथा स्थिति के अनुसार होगा वो कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव वगैरह में जो भी निर्वाचन वगैरह होता है वो कार्य ये कर सकते हैं। और 27 के बाद आता है 28, और ये चौथा का अंतिम है, इसमें डायरेक्ट शिक्षकों के बारे में बता दिया गया है कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिरोध है, क्लियर समझिएगा। तो ये है शिक्षकों के संबंधित पूरा, और ये होता है यहीं पे समाप्त। 5वां जो है अध्याय, वो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाने से संबंधित है। 29 नंबर में क्या है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में है, और इसमें बताया गया है बहुत सारी चीज़ें, जिसमें मातृभाषा के शिक्षा के बारे में भी बताया गया है। 30वां जो है वो 30वां क्या है, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया। साथ में इसी में प्रारंभिक पूर्ण होने तक, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्ण होने तक बोर्ड अनिवार्य नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 6 जो है वो बालकों के अधिकार का संरक्षण से संबंधित है। जैसे बालक 31 नंबर में है, धारा 31, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, यानी जांच सिफारिश वगैरह करना। धारा 32 में है, शिकायतों को दूर करना, जो भी शिकायत जो भी चीज़ आते हैं दूर करना, यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील वगैरह से संबंधित है। धारा 33 है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और धारा 34 है, राज्य
सलाहकार परिषद का गठन को राष्ट्रीय पहले आता है, राज्य बाद में आता है और ये 33-34 है। अब 35 और अंतिम है और इसमें टोटल 4 है। देखिए ऊपर वाले में भी 4 था, नीचे वाले में भी 4 था, 5 में 2 था, याद रखिएगा 5 में कितना था, 2 था, 29-30 पाठ्यक्रम और परीक्षा के बारे में था और ये बालकों के संरक्षण से संबंधित ये गठन वगैरह हुआ है, अपील वगैरह, जाँच वगैरह, इससे संबंधित 6 नंबर वाला था जिसमें 4 था और ये प्रकीर्ण है, 7वां है, अंतिम है और यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। धारा 35 में है निर्देश जारी करने की शक्ति यानी समुचित सरकार द्वारा मार्गदर्शन। धारा 36 है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी यानी धारा 13, धारा 18, धारा 19। 13, 18, 19 के जो भी दंडनीय अपराध है उसके क्रियान्वयन के लिए है। 13, 18, 19 आपको याद नहीं है तो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। 13, 18, 19। 13 वाला ये है जिसमें हमने 25,000 और 50,000 के बारे में है। 18 आपका ये है विद्यालय का मान्यता वाला और 19 वाला ये है कि 3 वर्ष में ये पूरे कर लिए जाएँ। ये तीनों के बारे में जिक्र है जो भी मानक है, इसके बारे में क्रियान्वयन के बारे में है धारा 36। धारा 37 है सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण यानी एसएमसी के खिलाफ वाद विधिक कार्रवाई के बारे में कि ये नहीं हो सकता है, इसके मतलब वाद में नहीं हो सकता, विधेयक में नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ 37 में। 38 जो है वो क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करने से संबंधित है यानी समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति से ये संबंधित है और यहीं पे ये हो जाता है द एंड। एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, कुछ चीज़ें आपको याद करना है, पूरा धारा याद नहीं करना है। जैसे में हम आपसे पूछेंगे आपसे सवाल, पहला पूछेंगे कि इसे कब, कमेंट सेक्शन में बताइए, इसे कब लागू किया गया। जो एक्ट है 2009 इसे कब लागू किया गया, लागू कब किया गया ये कमेंट सेक्शन में बताइए। जो 1 से 5 विद्यालय की जो चर्चा है वो कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 6 से 8 कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, किस धारा में है और किस धारा में है और किस सब्जेक्ट को कहते हैं, क्या अध्याय, किस अध्याय में है, ये इसके बारे में बताइए। आपके सामने दिख भी रहा होगा। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो पीडीएफ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे बन सकता है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह घंटों का न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है। 1 से 5 के लिए आप कितने कार्य दिवस होना चाहिए, कितने आपका जो घंटे हैं, कितने घंटे पढ़ाया जाना चाहिए 1 वर्ष के अंतर्गत। 6 से 8 के लिए सेम क्वेश्चन कि कितने शैक्षणिक मतलब कार्य दिवस होना चाहिए और कितने घंटे आपको पढ़ाना है 6 से 8 के लिए। और 1 सप्ताह वाला हमने पूछ ही दिया है और इसके अंतर्गत और भी जो प्रश्न बनेंगे। अच्छा एक बात और पूछा जा सकता है, 60 जो अगर 1 से 5 में 60 बच्चे हैं उस पे कितने शिक्षक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो वैसे तो बहुत सारे हैं पूछने वाले। अब सबसे ऊपर से प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत डाला गया है शिक्षा को, कौन संशोधन था, कब हुआ ये, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बताया। कितने वर्षों को निःशुल्क शिक्षा के लिए बात किया गया सामान्य में देखा जाए तो। अगर बात किया जाए जो दिव्यांग हैं उनके लिए कितने उम्र सीमा पे होना चाहिए और किसकी वकालत करता है। ये सारे प्रश्न अगर आपको पता है, याद है तो निश्चित रूप से क्लियर कर सकते हैं। बाकी सब तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, बाकी सब याद करके रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें तो आपको निश्चित रूप से क्लियर होंगी, याद हो गया होगा। और 1-2 बार और याद कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है धारा 27, इन सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। ये भी पूछा जा सकता है 29, इन सारी चीज़ों को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा रिविजन कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।